नमस्कार। ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। ये संविधान के अनुच्छेदों की श्रृंखला में मौलिक अधिकार चल रहे थे। मौलिक अधिकार का ये चौथा वीडियो है। जैसे कि मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के अधिकार को शायद एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, परंतु वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसको मैं दो भागों में बांट दिया। इसके पहले वाले भाग में हम अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 यानी 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं। अब हम अनुच्छेद 21 एवं 22 को विस्तृत रूप से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 1 हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आइए इसके बारे में देखते हैं। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि हम बताए थे कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वे मौलिक अधिकारों की रीढ़ कहा गया था एवं सर्वश्रेष्ठ बताया गया था स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन उसके भी अंदर जो अनुच्छेद 21 है वे सभी स्वतंत्रता के अधिकारों में भी सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर पार्टिकुलर अनुच्छेद कोई पूछा जाए तो अनुच्छेद 21 है सबसे सर्वश्रेष्ठ। अगर भाग पूछा जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार वाला भाग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा विस्तृत भी है। आगे इसकी चर्चा करेंगे क्यों विस्तृत है, कैसी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कई वादों में इसकी की। अनुच्छेद 21 बेसिक कहता क्या है हमारा, तो देखिए अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है ये शब्द हमने जापान के संविधान से लिया था। और इसके पहले हम पढ़े थे कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, अनुच्छेद 14 में ध्यान होगा कि सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो जो विधि का शासन था वो हमने ब्रिटेन से लिया था, ए बी डायसी की पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड से। लेकिन अनुच्छेद 21 में जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये हमने जापान से लिया। अब किसके विधि द्वारा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया इसमें कि विधानमंडल किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि का निर्माण कर वंचित कर सकती है। अर्थात यदि किसी को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीनना है तो जो विधानमंडल है, यहाँ विधानमंडल मतलब ऐसी कोई भी संस्था जो विधियों का निर्माण करती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यों में विधानसभा हो, ये सब अगर चाहे तो किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन सकती है। इसको आते हैं एक और केस से, 1952 में वो केस आता है एक गोपालन बनाम मद्रास राज। इसके समझते हैं कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट। देखिए आइए, तो 1952 में एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य का केस आता है और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 कार्यपालिका कृत्यों से संरक्षण देता है, विधानमंडल के विधियों के विरुद्ध नहीं। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी ये बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि अगर कार्यपालिका कोई निर्णय बनाती है तो वो आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती कार्यपालिका, लेकिन अगर कोई भी विधानमंडल चाहे तो वह आपकी दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, यानी दैहिक स्वतंत्रता छीन सकती है। ठीक है, वो भले ही प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो, लेकिन अगर विधानमंडल चाहती है तो वह आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन सकती है, लेकिन कार्यपालिका नहीं छीन सकती थी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 सिर्फ कार्यपालिका के कृत्यों से आपके विरुद्ध सुरक्षा देता है, विधानमंडल के विधियों के लिए नहीं। विधानमंडल कुछ भी बना सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है जो इसमें मील का पत्थर साबित हुआ अनुच्छेद 21 में,
1978 के, इसके पहले ही बताए थे कि आगे चर्चा करेंगे। 1978 का मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 1978 मेनका गांधी संजय गांधी की वाइफ थी, ठीक है। तो इनका सरकार ने पासपोर्ट छीन लिया था और ये विदेश नहीं जा पाई। इसके विरुद्ध ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ठीक है। और ये कहा कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद 19(1) का जो गा है वो भी, अनुच्छेद 19(1) का जो घा है वो भी हमें संचरण की स्वतंत्रता देता है, मूवमेंट की स्वतंत्रता देता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ये हमारा हनन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद की बहुत अच्छी व्याख्या की, जो इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो A.K. गोपालन में हमने निर्णय दिया था, A.K. गोपालन बना मद्रास राज्य 1952 में, उसको अब उलट रहे हैं, वो सही नहीं था। कोर्ट ने कहा कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित हो, रिज हो और युक्ति युक्त हो, अर्थात फेयर हो, जस्ट हो एवं रीजनेबल हो। तो यहाँ से आप क्या समझे कि इसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि कार्यपालिका के कार्यों से संरक्षा देता है अनुच्छेद 21, लेकिन विधानमंडल यानी संसद की शक्तियों से नहीं। संसद जो भी चाहे आपको बना सकती है, और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ भी अगर आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीनती। तो इसके पहले वाले में क्या कहा था कि सिर्फ कार्यपालिका से आपकी संरक्षा की जाएगी, लेकिन संसद कुछ भी नियम बनाए वो प्राकृतिक न्याय के भी विरुद्ध है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन सकते हैं। 1952 में एक केस चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये निर्णय गलत है। उन्होंने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में इसका निर्वचन और अच्छे से किया और यह कहा कि कार्यपालिका तो आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन नहीं सकती, लेकिन संसद भी या कोई भी विधानमंडल जो विधि बनाती है वो तभी आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता छीन सकती है जब वो ऐसी प्रक्रिया बनाए जो उचित होना चाहिए, रिज होना चाहिए, मतलब जस्ट और युक्त होना चाहिए, यानी रीजनेबल होना चाहिए, तभी वो छीन सकती है, मनमाने ढंग से नहीं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका इतने अच्छे से विस्तृत व्याख्या किया कि ये तो अब अवशिष्ट अनुच्छेद सा हो गया है, यानी कोई भी वादा आता है मौलिक अधिकार से संबंधित, वो अगर कहीं नहीं मिलता तो अनुच्छेद 21 में तो जाके जरूर मिल जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर। अर्थात यह आज हमारे संविधान का एक अवशिष्ट अनुच्छेद सा हो गया है। इसमें जो भी शेष बचा है वो 21 के अंतर्गत किसी न किसी रूप में आ जाता है। इतना अच्छे से निर्वचन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और बार बार क्या निर्वचन किया, किस किस मामले में, आइए इसकी भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1978 में ही मेनका गांधी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने का अधिकार था कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति का विदेश जाना मूल अधिकार है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक गरिमा में सिर्फ जीना नहीं होता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ यह है कि किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण ढंग से जीना, और गरिमापूर्ण ढंग से जीना है तो उसे संचरण भी आवश्यक है। तो इसलिए वो विदेश जा रहा है तो इसमें सरकार को कोई भी रोक नहीं लगाना चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है। दूसरा, आपको एकांतता यानी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। ये राजगोपाल बनाम तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सभी व्यक्तियों को उनको प्राइवेसी का अधिकार है कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके खाते में कितना पैसा है, उनका पैन कार्ड नंबर कितना है, आधार नंबर कितना है, ये उसके मतलब पर्सनल चीज़ें क्या है, ये उसका पर्सनल रखने का अधिकार है। वो चाहे तो किसी को बताए या ना बताए, ठीक है, ये उसकी प्राइवेसी है। तो ये कहा था राजगोपाल बनाम तमिलनाडु। या उसके फ़ोन का मतलब आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है, ये भी हमारी प्राइवेसी है। आप कोई उसकी प्राइवेसी कि आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति एवं राज्य दोनों के खिलाफ है, दोनों नहीं इसमें आपको कंपेयर कर सकते। फिर अगला निर्णय आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जीविकोपार्जन का भी अधिकार है, ठीक है। सभी व्यक्तियों को उनको जीविकोपार्जन का भी अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आगे आके किसे बनेगा फिर कि शिक्षा पाने का भी अधिकार है। देखो, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि अगर किसी व्यक्ति को एक गरिमामय पूर्ण से समाज में जीना है तो उसे शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए अनुच्छेद 21 में ही उसको शिक्षा पाने का अधिकार दिया जाए। बता रहे ना कि 1978 के बाद इसकी बहुत अच्छी व्याख्या हुई। तो 1992 में मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट में यह निर्णय दिया कि अगर किसी व्यक्ति को समाज में इज्जत के साथ, गरिमा के साथ, अपनी डाइग्निटी के साथ जीना है तो उसको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो किस वाद में कहा था? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में। इसके बाद ही आप देखते हैं कि संसद भी ये चाहती है कि हाँ, ये शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाती है और 21 के आगे 21A जोड़ती है और वो कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का उनका मूल अधिकार है। आगे चर्चा करते हैं। तो आगे है कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है। यह हास्कट बनाम महाराष्ट्र 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आपको विधिक सहायता यानी जो लीगल असिस्टेंट है वो निःशुल्क पाने का अधिकार है। आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी और चिकित्सा पाने का भी अधिकार है। ठीक है, ये निजी एवं सरकारी दोनों डॉक्टरों को ये इस काम के लिए बाध्य करता है कि आप किसी को दवा के लिए नहीं रोक सकते। भले तो इसमें अगर पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट भी नहीं आती फिर भी डॉक्टरों को ये बाध्य किया गया कि वे किसी भी व्यक्ति का यानी निजी एवं सरकारी डॉक्टर इलाज करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, इसके बाद आता है आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1998 में ये निर्णय आता है। तो इसमें एक आ गया कि सभी व्यक्तियों को एक शेल्टर यानी आश्रय जहाँ पर रहते हैं यानी रहने का यानी घर का, सभी व्यक्तियों को एक निश्चित घर में रहने का अधिकार है। उनको आवास का अधिकार है। ठीक है, आवास सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए और आवास के साथ साथ उसको जल की सुविधा, उसके संचार, आने जाने की सड़क की सुविधा, यानी जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं, आवास के अंतर्गत। सिर्फ उसको घर देना ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, चमेली सिंह, कई बार क्वेश्चन आपको पूछ चुका है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर आश्रय का अधिकार दिया था? तो चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1998। इसके बाद देखते हैं तो निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार है, अर्थात जो व्यक्ति अपना पेट भरने में सक्षम नहीं है, ठीक है, मजबूर हैं, ठीक है, भूख के लिए, उन व्यक्तियों को सरकार निःशुल्क खाद्य सामग्री प्रदान करेगी। अगला है कि आपको धूम्रपान का भी निषेध है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छे समाज में जीना है तो ये समाज को दूषित करता है, इसलिए धूम्रपान का निषेध करता है। इसमें संसद चाहे, सरकार चाहे तो अपने नियम भी रेगुलेट कर सकती है। ये मुरली देवरा बनाम भारत संघ में आया था निर्णय। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कि कोई भी महिला अपने बच्चे को पैदा करे या ना करे, ये उसका अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। और ये केस आया था सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव 2010 में। ठीक है, और इसमें एक आ गया था कि किसी महिला को अपना बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, ये उसका मूल अधिकार है। ठीक है, अब नहीं करना वो या तो सीधा मैथुन से मना कर सकती है या अन्य कोई गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग कर सकती है, लेकिन ये उसका मूल अधिकार है कि वो अपने शिशु को पैदा करे कि ना करे। इसके बाद एक केस आता है रति नाम का। रति नाम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जीने के अधिकार के अंदर आपको मरने का भी अधिकार है, आप मर सकते हैं। ठीक है, और उसमें अभी देखते हैं कि जो हमारी आईपीसी है, आईपीसी, उसमें आत्महत्या जो है वो एक दंडिक अपराध है। अगर आप आत्महत्या में पकड़े जाते हैं आत्महत्या करते हुए तो आपको दंड दिया जाएगा। शायद आईपीसी 309 में है, आईपीसी 309 के तहत आत्महत्या करना एक दंडिक अपराध है। तो इसका मतलब फिर कि आपको मरने का अधिकार है तो ये मूल अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि ये तो दंड देता है जब आप मरने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी कहा कि हाँ, ये जो आईपीसी 309 यानी आत्महत्या वाली है वो संविधान विरुद्ध है।
ठीक है, तो उसमें ये निर्णय आता है रति नाम में। लेकिन इसके बाद केस आता है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। साथ आप जीने के अधिकार के तहत मर नहीं सकते, मरना एक दांडिक अपराध है। ठीक है, तो वर्तमान में ध्यान रखना कि जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार नहीं है। इसके बाद इसको बता चुके हैं कि अनुच्छेद 21 से ये मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के बाद 21 संविधान संशोधन संसद लाती है 86वां, और इसमें 21 अनुच्छेद जोड़ के कहती है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से अनुच्छेद 21 आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अनुच्छेद 22 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है, निवारक निरोध से। देखिए 20 तो दोष सिद्ध के बाद क्या संरक्षण होगी, उसको कहता है कि दोष सिद्ध के समय जब आपका दोष सिद्ध हो जाए कि आपने अपराध किया, लेकिन उसके पहले जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया उससे भी आपकी क्या संरक्षा मिलेगी। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो जब व्यक्ति अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। ठीक है, यानी अगर आप 21 का प्रयोग कर रहे हैं तब ये 22 नहीं मिलता। जब आपकी 21 के तहत अधिकार छीन लिए जाते हैं तब 22 आपका आगे आता है और आपकी असिस्टेंट करता है। इसमें देखिए पुलिस आपकी 2 प्रकार से गिरफ्तारी कर सकती है। 2 प्रकार से पहले तो ये कि समान दंडिक विधि द्वारा, कि आपने किसी की जमीन छीन ली, आपने किसी की चोरी कर ली, आपने किसी को मार दिया, तो ये समान दंडिक विधि है। इसके तहत भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है 22(1) और 22(2) के तहत। और निवारक निरोध विधि के अधीन, यहाँ विधि है, निवारक निरोध विधि के अधीन भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है अनुच्छेद 22(3) से लेकर अनुच्छेद 22(7) तक। ठीक है, अब निवारक निरोध क्या आगे चर्चा करें। पहले देखते हैं अनुच्छेद 22(1) और 2 जो समान दांडिक विधि के अधीन आपको गिरफ्तारी करेंगे, उनमें आपकी क्या क्या सुरक्षा। तो यदि आप किसी की ज़मीन छीनते हैं या किसी को मार डालते हैं, ठीक है, या अन्य कोई जो दांडिक कार्य करते हैं, तो इसके तहत आपको मुख्य अधिकार ये मिला कि पहला आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, यानी आपको किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है वो जानने का अधिकार है। दूसरा, आप अपने रुचि से विधि व व्यवसाय रखने का अधिकार है, अर्थात आप अपने रुचि से वकील रख सकते हैं, उसकी सलाह ले सकते हैं। तीसरा, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार है आपको, यानी आपको पुलिस जब गिरफ्तार करेगी तो यात्रा समय को छोड़ के 24 घंटा के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार है। ये 3 अधिकार आप प्राप्त, लेकिन 2 लोगों के अधिकार नहीं प्राप्त हैं। पहला, अगर आपको निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार किया है तो नहीं प्राप्त हैं, और आप अन्य देशी शत्रु हैं तो भी आपको ये प्राप्त नहीं। इसके बाद अनुच्छेद 22 का जो 3 से 7 तक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यही देखते हैं निवारक निरोध का अर्थ क्या है। यह टाइप करना रह गया था, इसको हम बता देते हैं। निवारक निरोध, तो देखिए निवारक निरोध का मतलब किसी व्यक्ति को दंड देना नहीं बल्कि अपराध करने से बचाना है। ठीक है, यानी निवारक निरोध का अर्थ क्या है कि इसमें राज्य को किसी को दंड देने का इच्छुक नहीं रहती बल्कि उसको जो अपराध आगे करने जा रहे हैं उससे बचाने का है। यानी अगर राज्य को यह आभास हो जाता है कि ये विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आगे आके एक कार्य कर सकता है जो समाज के हित के लिए अच्छा नहीं है, तो सरकार उसको क्या कर सकती है, पहले से गिरफ्तार कर सकती है ताकि आगे आने वाला जो अपराध है वो बच जाए। ठीक है, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश में सही नहीं माना जाता क्योंकि सरकार इसमें मनमाने ढंग से भी कर सकती है। तो यही है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप नहीं होने के कारण भारत के अलावा निवारक निरोध किसी भी जनतांत्रिक देश के संविधान का भाग नहीं है। सिर्फ एक कुछ देशों में आपातकाल में ही लागू होते हैं, परंतु भारत में आपातकाल प्लस शांति दोनों में लागू होते हैं। ठीक है, और इनका उद्देश्य देश में अमन एवं शांति बनाए रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको केवल संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है,
लेकिन जब उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसके निम्न प्रावधान है। आपको निवारक निरोध के अधीन अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसमें पहला प्रावधान ये है कि आपको 3 माह तक ही निरुद्ध किया जा सकता है, यानी गिरफ्तार रखा जा सकता है। दूसरा, आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा उसमें यथाशीघ्र यानी जल्द से जल्द आपको गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। ठीक है, 2 तो मिल गए, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। पहला तो ये है कि निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न 2 दशाओं में 3 माह से ज्यादा अवधि तक भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये देखिए, अगर 2 दशा नीचे बचाएंगे कौन कौन सी 2 कंडीशन है कि उसमें आपको 3 माह से ज़्यादा तक गिरफ्तार कर सकते हैं। पहला, आपको यानी क्या किया जाए, जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो, यानी अगर 3 माह हो गए तो उसके बाद एक उच्च न्यायालय के जज के से गठित पैनल बनेगा, और अगर वो जज देखते हैं कि ये जो आप जिसके लिए सरकार रोका था, जो कार्य आगे सरकार को शक था कि ये कार्य कर सकते हैं, अगर उसके लिए उस जज को पर्याप्त साक्ष्य मिल जाते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं तो वो आपकी अवधि 3 माह से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो, या संसद कोई अलग से अगर निवारक निरोध के संबंध में विधि बना देती है और उस विधि के अधीन आपको गिरफ्तार करती है तो भी आपको 3 माह से ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, तो संसद को यह शक्ति है 22(7) में, अनुच्छेद के 22 के सब क्लास 7 में संसद को यह शक्ति है कि वह निवारक निरोध से संबंधित विधि बना सकती है और इसकी अवधि बदल सकती है। अब संसद ने इसका कई बार प्रयोग किया, उसके बारे में आके चर्चा करते हैं कि संसद ने कब कब 22(7) का प्रयोग किया, अनुच्छेद 22 के सब क्लास 7 का। तो देखो, पहला आता है निवारक निरोध अधिनियम 1950 में। इसमें क्या था कि 1 वर्ष तक किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता था, 1969 में समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा आता है, बहुचर्चित था, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। इसको इंदिरा गांधी लाती हैं। ठीक है, और आपातकाल में इसमें यह प्रावधान था कि आपातकाल में 21 माह तक आपको नज़रबंद कर सकते हैं। ठीक है, बाद में 1979 में 44वें संविधान संशोधन यानी जनता पार्टी के आने कारण उसके विरुद्ध था संविधान के, तो इसको समाप्त किया गया। तो ये जो मीसा था, इसके तहत इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगता है उसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक है, इनमें से एक थे बिहार के लालू प्रसाद यादव। बता दें कि जब उनको गिरफ्तार किया उन्होंने कहा कि सरकार के ये रवैया मनमानी है। ठीक है, इससे राजशाही हो रही है, राजशाही काम कर रही है इंदिरा गांधी, ये गलत है और ये दिन भारत के लिए काला दिन है, मुझे हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कि मुझे गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया है। और उसी समय जब उनके एक बेटी का जन्म होता है तो इस मीसा को याद रखने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मीसा को इंदिरा गांधी लाए थे, बाद में जनता पार्टी समाप्त कर देती है। फिर आता है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम। इसमें क्या था कि सरकार 2 वर्ष तक आपको निरुद्ध कर सकती थी। अगला है रासुका, रखना, रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980। इसको भी इंदिरा गांधी लाती है। इसके तहत अगर सरकार को यह आभास होता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह राष्ट्रीय सुरक्षा से विरुद्ध कार्य कर सकता है तो उसको कार्य करने के पूर्व गिरफ्तार कर सकते हैं और 1 वर्ष तक नज़रबंद कर सकते हैं, अभी भी चल रहा है। फिर आता है टाड़ा 1985 में। ठीक है, टाड़ा 1985 में टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985। इसमें क्या था कि किसी व्यक्ति को 180 दिनों तक नज़रबंद किया जा सकता था, परंतु एक बार अगर दंडाधिकारी के समक्ष पेश कर दिए तो पुनः 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यह सबसे कठोर कानून था। जितने भी कानून थे निवारक निरोध के, उनमें से सबसे कठोर था टाड़ा। 1995 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आता है पोटा। ठीक है, टाड़ा के बाद आता है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ठीक है, 2004 में इसे भी समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो इसके बाद आता है गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 1967 UAPA।
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये आया था 67 में, लेकिन पहले बहुत चर्चा में नहीं था। जब 2004 में पोटा को समाप्त किया जाता है तो उसके बाद 2004 में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ठीक है, और उसमें शामिल लोगों को मृत्यु दंड तक का सजा देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया। और जब 26/11 की घटना भारत में होती है, मुंबई आतंक हमले में, उसके बाद तो इसमें और सुधार किया गया और इसी के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का गठन किया गया एवं इस निवारक निरोध में और सुधार किए गए। ठीक है, इसके बाद एक देख लेते हैं कि जो निवारक निरोध है ये समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों ने भी इसका प्रयोग कर भी लिया है। तो ध्यान रखिए, जो निवारक निरोध होता है प्रिवेंसिव, ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो आज हम अनुच्छेद 21 एवं 22 की भी पूर्ण चर्चा कर ली। तो अब हमारा स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होता है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में आपसे चर्चा किया अनुच्छेद 19 का। बताए थे कि अनुच्छेद 19 के 2 भाग है, एक अनुच्छेद 19(1), एक अनुच्छेद का दूसरा भाग है जो 2 से आगे 6 तक है। अनुच्छेद 19(1) के भी 6 भाग हैं, काखा गाघा। इसमें आगे आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और 2, 3, 4, 5, 6 जो उसका है अनुच्छेद 19 का, उसमें सरकार कब कब आपको रोक लगा सकती है उसका वर्णन है। इसके बाद अनुच्छेद 20 में हमने देखा कि इसमें दोष सिद्ध से संरक्षण है, यानी किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध से क्या सुरक्षा होगी उसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, आपको उसमें 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार आपको यही प्राप्त होता है कि कार्योत्तर विधियों से आपको संरक्षण मिलेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ। दूसरा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी से मिलेगा, आपको दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। तीसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आपका आत्म अभिशंसन नहीं किया जा सकता, इसकी भी चर्चा की है। 21 में हमने चर्चा किया कि आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसका अर्थ वर्तमान में जब केस आता है 1978 के बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ, उसके बाद इसका कितना महत्व है, कब कब क्या इस वर्डिक्ट में क्या निर्णय आया, उसके बारे में पूरी चर्चा की। 21 को भी बताया कि इसमें 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने जोड़ा था। शिक्षा के बारे में है, जब मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में आया था, उसके बाद ही इसके रूपरेखा दी कि सृजित की कि मौलिक अधिकार आना चाहिए। इसके बाद हमने 22 में चर्चा की, तो अनुच्छेद 22 हमारा गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित चर्चा करता है। इस प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ठीक है, और मुझे आशा है कि आपको 19, 20, 21, 22 पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। और हाँ, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक अगले भाग में, तब तक नमस्कार।